अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं निखत अमान और आप सुन रहे हैं पावर 99 और आज एक स्पेशल गेस्ट के साथ आपकी खिदमत में हम हाजिर हैं। आज की एक स्पेशल प्रोफाइल इंटरव्यू में हमारे साथ मौजूद हैं मरियम अफशां साहिबा, जो कि द सिटी स्कूल की प्रिंसिपल हैं। आज के इस खुसूसी नशिस्त में हम कोशिश करेंगे कि उनकी ज़िंदगी के बारे में, उनकी एजुकेशन की जर्नी के बारे में जान सकें और उनके इंटरेस्ट क्या है, एजुकेशन में आने का पर्पस क्या था, ये सारी बातें हम उनसे जानेंगे। तो सबसे पहले वेलकम करते हैं अफशां साहिबा आपको। थैंक यू सो मच नेहा, थैंक यू फॉर हैविंग मी। तो हमारे जानने वाले या हमारे जो सुनने वाले हैं, स्पेशली जो हमें देख भी रहे हैं इस वक्त, वो चाहेंगे कि आपके बारे में थोड़ा सा जान सकें। तो अपने बारे में थोड़ा बताइएगा, कि अपना तारुफ थोड़ा करवाइएगा। अच्छा, शेक्सपियर ने एक बड़ी इंटरेस्टिंग बात की थी कि मैं कभी लाजवाब नहीं हुआ, मगर जब मुझसे पूछा गया कि आप कौन हैं तो फिर लाजवाब हुए। तो मेरा ख्याल में आपने मुझे शुरू में ही लाजवाब कर दिए। लेकिन मेरा ताल्लुक़ मियाँ वाली से है और एजुकेशन की फील्ड में अभी मुझे लगभग 20 साल हो चुके हैं माशाल्लाह। और हमारे पास टीचिंग प्रोफेशन में एक बहुत बड़ा डिलेमा ये है कि हमारे पास बाय चांस टीचर्स बाय चांस बहुत ज़्यादा हैं, टीचर्स बाय चॉइस बहुत कम है। लेकिन आप मुझे उन चंद लोगों में शुमार कर सकते हैं जो बाय चॉइस टीचिंग प्रोफेशन में आए। दैट्स ग्रेट, और ये होना भी चाहिए। बिल्कुल बिल्कुल। तो उसके बहुत सारे रीज़न हैं जिस पे हम आगे जाके बात करेंगे कि लोग क्यों नहीं इतने खुले दिल से इसको अपने वो जो आप बचपन में ऐसे लिखते हैं ना, माई एम इन लाइफ, उसमें नहीं कोट करते। उसके बहुत सारे रीजंस हैं, लेकिन आई एम अ प्राउड टीचर। ज़बरदस्त। बिल्कुल, आपने ख़ुद बात की कि एक आपकी बाई चॉइस इस फील्ड में आप आई हैं। तो मैं ये जानना चाहूँगी कि आप अपनी इस जर्नी को देखती हैं, जब आपने स्टार्ट किया तो वो कौन सा मोमेंट था आपने कहा कि मैंने टीचर ही बनना है, मैंने इसी प्रोफेशन में जाना है और मुझे कुछ नहीं चाहिए? अच्छा देखिए, मैं आपको बताऊं कि मुझे लगता है कि आई एम अ बॉर्न टीचर। बचपन में होते हैं ना बच्चे, खिलौनों से खेलते हैं, अपने पड़ोस में बच्चों से खेलते हैं, गुड़ियों से लड़कियां खेल लेती हैं। ऐसा मैंने कुछ नहीं किया। जहाँ तक मेरी मेमोरी वर्क करती है ना मेरे बचपन के बारे में, वो हमारे घर में एक दीवार थी ग्रे कलर की, और मैं स्कूल से, मुझे अब एम्बैरेसमेंट हो रही है ये बताते हुए कि मैं स्कूल से एक आध चौक लेकर आती थी और उस दीवार पे लिख के आई प्रिटेंड टू बी अ टीचर। और मेरे इमेजिनेटिव 3-4 स्टूडेंट्स होते थे जिनको मैं डेली वो पढ़ाया करती थी जो मुझे मेरे टीचर पढ़ाते थे। और मुझे अब लगता है कि इतना क्रेज़ था कि वो जो 3-4 मेरे स्टूडेंट्स थे, मैं उनका काम भी करती थी और 3-4 असाइनमेंट्स एक दूसरे से अलग होती थी। तो अब मुझे लगता है कि इट रन्स इन द ब्लड, और इट एक्चुअली रन्स इन द ब्लड, क्योंकि मेरे ग्रैंडफादर, वो माशाल्लाह, ही आल्सो स्टार्टेड इन टीचिंग 1930s में, एंड देन ही रिटायर्ड एज हेड टीचर वन ऑफ द लीडिंग स्कूल्स इन मियांवली। फिर मेरी मैटरनल आंट्स, मेरे काफ़ी सारे पैटर्नल रिलेटिव्स, वी आर इन एजुकेशन इंडस्ट्री लाइक दैट, सो इट sort of runs in the blood। बिल्कुल, आपकी फैमिली में बहुत सारे, उनको देख के तो बंदे का होता ही है कि शौक बचपन से पैदा हो कि मैंने यही कुछ करना है। बिल्कुल, बल्कि मैं आपको बताऊंगी, जो मेरे ग्रैंडफादर, मेरे दादा अबू जिनका मैं जिक्र कर रही हूँ, उस ज़माने में ना टीचर्स बहुत मल्टी टैलेंटेड होते थे। तो उनको फ़ारसी भी आती थी, उनको अरबी भी आती थी, और वो माशाल्लाह एक बहुत आला पाए के ख़तात भी थे। सो मुझे याद है, हम जब शाम को अपने वालिद साहब के साथ वॉक के लिए निकलते थे तो वो अक्सर हमें उस सरकारी स्कूल में ले जाया करते थे जहाँ उनके हाथ के बनाए हुए नक्शे दीवारों पे मौजूद थे। और वो बहुत प्राउडली हमें बताया करते थे कि आपके दादा अब्बू ने बनाए। और फिर उनके हाथ से लिखी हुई डायरीज़, वो सब कुछ घर में मेरे फादर ने बहुत प्रिजर्व करके रखा। तो अब अगर मैं कनेक्ट करूँ ना कि बचपन से ही क्यों मुझे इतना क्रेज़ था, आई थिंक वो शायद एक रोल मॉडल मिल गया था। कि उनका जो इन्फ्लुएंस है, अगर, हालांकि मैंने अपने दादा अब्बू को नहीं देखा, वो मेरी पैदाइश से पहले वफात पा गए थे, लेकिन उनका वो इन्फ्लुएंस, उनकी किताबों, उनकी डायरियों, उनके किए हुए काम के ज़रिए, कई बार उनके स्टूडेंट्स मिल जाते थे जो उनकी बड़ी इंटरेस्टिंग बातें बताते थे, तो वो हम तक भी पहुंचा। सो आई थिंक वो बहुत फैसिनेटिंग था कि एज अ टीचर, चाहे आप दुनिया से भी चले जाएं, स्टिल आप लोगों की दुआओं में, उनकी यादों में रहते हैं। लेकिन इसके लिए ये भी ज़रूरी है ना कि आप अच्छे टीचर हैं, आपने वो कुछ बच्चों को दिया है, या आपने कुछ चेंज
किसी सोसाइटी के लिए लेकर आए हैं, तो वो चीज़ें बहुत ज़रूरी होती है। और मैं कहती हूँ एक टीचर के ऊपर बहुत बड़ी रिस्पॉन्सिबिलिटी भी होती है। आप हंड्रेड्स ऑफ बच्चों को आप आपके सामने होते हैं जिनका फ्यूचर, जिनकी चीज़ें आपके ऊपर डिपेंड करती हैं। तो आप क्या समझती हैं कि जो टीचिंग का शोबा है, जैसे आपने बताया कि आप तो बाई चॉइस आई थी, कुछ लोग बाई चॉइस नहीं आते या कुछ हालात ऐसे पैदा होते हैं कि वो कहते हैं कि चलो टीचिंग कर लेते हैं, तो इस बात को आप कैसे देखती हैं? उन लोगों के लिए आप क्या समझती हैं कि क्या उनको ऐसा करना चाहिए? अच्छा, ज़्यादातर लोग जो हैं वो बाय चांस ही टीचिंग में आते हैं, या फिर क्योंकि उनकी हॉब्सन्स चॉइस होती है कि मज़ीद फ़िलहाल कुछ क्लिक नहीं कर रहा तो टीचिंग में आ जाते हैं, क्योंकि अपेरेंटली यहाँ पे टू हैव योर फुट इन द डोर इज़ ईजी। उनके लिए देखिए, उसमें भी दो तरह के लोग हैं। एक वो जो टीचिंग प्रोफेशन में आ तो जाते हैं लेकिन वो फिर भी डिनायल में रहते हैं। हाँ, कि ये सारा टाइम ये सोचते कि मैं बस कहीं और मैंने जाना है, मैं फ़िलहाल के लिए मैं इधर हूँ। वो उनका शॉर्ट टर्म गोल होता है। सो ऐसे लोग फिर उसका ड्रॉबैक ये है कि वो उस प्रोफेशन को सीखते नहीं सीखते। ठीक है। बाकी हम, ऑल्दो आई एम प्राउडली सेइंग दैट आई एम अ टीचर बाय चॉइस, बट व्हेन आई एंटर्ड इन टीचिंग, मैंने भी टीचिंग सीखी भी नहीं थी। मुझे भी टीचिंग की आर्ट और साइंस नहीं मालूम थी। और अभी नजीब साहब से गुफ्तगू में मैं यही कह रही थी कि मेरा दिल चाहता है कि मैंने जो अपने इनिशियल बैचेस पढ़ाए हैं उन बच्चों से मैं कनेक्ट करूं और कुछ चीज़ों की मैं उनसे माफ़ी मांगूं कि शुरू में आप हिट एंड ट्रायल कर रहे होते हैं, बिल्कुल, आप गलतियां भी कर रहे होते हैं जो भी आप नया काम करें। सो टीचिंग, ये तो सिर्फ टीचिंग की बात नहीं है, मेरे ख्याल में हमारे मीडिया के प्रोफेशन में भी यही होता है। लर्निंग आपका मतलब प्रोसेस ये हमेशा के लिए चलता है, यानी कि कभी रुकता है। आप सीखने का अमल आपके अंदर होना चाहिए, आप सीखने के लिए आपकी ख्वाहिश होनी चाहिए। तो फिर वो लोग जो इस प्रोफेशन में आके इसको सीखना, शौक से समझना शुरू कर देते हैं, ट्रेनिंग्स शुरू कर देते हैं, लिटरेचर पढ़ना शुरू कर देते हैं, मेरा ख्याल में दे आर द वंस जिनका वो हम पॉजिटिव इम्पैक्ट की जो बात कर रहे हैं वो पॉजिटिव इम्पैक्ट क्रिएट करने में कामयाब हो जाते हैं। बिल्कुल। और मैं हमेशा जब भी मेरे मुलाकात होती है अपने बच्चों के हवाले से भी, जब स्कूल में टीचर्स को, तो मैं हमेशा अप्रिशिएट करती हूँ। मैं समझती हूँ कि जो जितनी बड़ी रिस्पॉन्सिबिलिटी वो उठा रहे हैं, मेरे ख्याल में हम बीइंग अ पेरेंट्स हमें उसको अप्रिशिएट भी करना चाहिए, उनको इंकरेज भी करना चाहिए। हम सिर्फ शिकायतें करने ना जाएं अपने बच्चों के हवालों से, तो ये बहुत ज़रूरी है। अच्छा, कई बार मैं अक्सर अपने कॉलीग्स को, अपने टीचर्स को ये बात कहती हूँ कि देखें, आपके पास फ़ोन है, मेरे पास फ़ोन है, वो जो फ़ोन है ना वो मैं यहाँ छोड़ के नहीं जाऊँगी। बिल्कुल, क्योंकि ये एनवायरनमेंट मेरे लिए नया है, यहाँ मौजूद लोग मेरे लिए नए हैं, तो मैं शायद ट्रस्ट नहीं है मुझे कि मैं अपना फ़ोन यहाँ छोड़ जाऊँ, जिसकी कितनी कीमत होगी, 50,000 लाख रुपया, 2 लाख 3 लाख। हाँ जी, बट आई डोंट ट्रस्ट न्यू पीपल विद माई फ़ोन। बट देन आई टेल माई टीचर्स कि पेरेंट अपना सबसे कीमती असासा जिसका कोई नेमुल बदल नहीं है, वो आपके हवाले कर देते हैं, और ऐसे हवाले कर देते हैं कई बार वो आपका नाम भी नहीं जानते हैं। और वो स्कूल के दरवाजे पे अपना बच्चा छोड़ के चले जाते हैं, और इस भरोसे छोड़ के चले जाते हैं कि हम टीचर्स के पास भेज रहे हैं, वो हमारे बच्चे के साथ गलत नहीं करेंगे। सो देन आई टेल द टीचर्स कि अगर चलें कभी को पेरेंट नाराज़ हो भी गया, कभी एक्सपेक्टेशंस का गैप आ भी गया, सो लेट इट गो, बिकॉज दे आर ऑल्सो कमिंग फ्रॉम अ प्लेस जहाँ वो अपने बच्चे के लिए अच्छा चाह रहे हैं। एज ए टीचर, ये भी पार्ट ऑफ एजुकेशन ही है ये भी। जी, तो जी, बिल्कुल, हम इस चीज़ से तो हम नहीं कह सकते कि हर चीज़ परफेक्ट जा रही होगी, कहीं ना कहीं कोई चीज़ें होती हैं जिनको इम्प्रूव करने के लिए आप डिस्कशन करना, ख़ासतौर पर पेरेंट्स और टीचर्स का एक पेश पे होना और आपस में गुफ्तगू करना ज़रूरी है। और जिस स्कूल से आप बिलोंग करती हैं, द सिटी स्कूल, उसके बारे में भी हम थोड़ा सा जानेंगे। और यहाँ इस स्कूल को चूज़ करना या इसी स्कूल में आपका आना, वो जर्नी भी हमें बताइएगा, क्या कैसी थी, कहाँ से शुरू किया? अच्छा, मैंने टीचिंग जो है, मैंने अपने ग्रेजुएशन के एग्ज़ाम दिए और उसके बाद क्योंकि मुझे यही करना था, सो आई टोल्ड माय फादर कि अभी ये टाइम भी मैं क्यों ज़ाया करूँ। एक इंस्टीट्यूशन था, वहाँ मेरी बहन पढ़ाया करती थी, तो मैंने कहा कि मुझे ये ज्वाइन करना है, चाहे वो मुझे पे ना भी करें, बट आई वॉन्ट टू यूटिलाइज़ माई फ्री टाइम। सो वहाँ खैर मैंने ज्वाइन कर लिया, वहाँ मैंने पढ़ाना शुरू कर दिया, और मुझे वहाँ बहुत मज़ा आ रहा था, क्योंकि वो एक ऐसा इदारा था जो न्यू ब्लड को इनकरेज करता था। और आई थिंक एक बहुत रेयर चीज़ है जहाँ आप न्यू लोगों को गलतियाँ करने का मौका देते हैं और ट्रस्ट करते हैं, उनको इंडिपेंडेंटली अपनी चीज़ें
करने देते हैं और फिर उनको समझाते हैं और उन गलतियों से ग्रो करने देते हैं. सो आई वॉज वेरी हैप्पी देयर. आई हैव स्पेंड ऑलमोस्ट 1.5 year. और फिर मेरे तायाबू हैदराबाद में मुकीम थे, तो छुट्टियों में या उनके बच्चे हमारे पास आ जाते थे या हम वहाँ जाते थे. तो ऐसे ही सर्दियों की छुट्टियाँ पड़ी, हम लोग वहाँ चले गए. और बदकिस्मती से मोहतरमा बेनज़ीर भुट्टो की शहादत हो गई, तो हम वहाँ स्टक हो गए. मैं वापस नहीं आ सकी टाइम से, छुट्टियाँ ख़त्म हो गई. और गलती मुझसे ये हुई कि मुझे लगा कि अच्छा टीवी पे आ रहे हैं ना सब कि अभी ट्रैवलिंग नहीं हो सकती, तो शायद मेरे जो इदारे के सरबराह हैं उनको पता ही होगा कि मैं क्यों टाइम से वापस नहीं आ रही. तो खैर मैं जब वापस आई तो मुझे पता चला कि वो नाराज़ है और उनका बनता भी था. खैर फिर मैंने ज्वाइन नहीं किया और मैंने इधर उधर और ऑप्शंस देखना शुरू कर दिए. तो उस दौरान में सिटी स्कूल में एक वैकेंसी थी, मैंने वहाँ जाके इंटरव्यू दिया. बट जो इस इदारे में ऑलरेडी मैं काम कर रही थी उन्होंने भी मुझे वापस बुला लिया. और जब मैंने एक हफ़्ता दोबारा से वहाँ पे ज्वाइन किया तो सिटी स्कूल से मुझे दोबारा कॉल आ गई कि आप आ जाएं ज्वाइन कर लें. अब वो बड़ा डिफ़िकल्ट डिसीजन था मेरे लिए क्योंकि मैं खुश थी यहाँ पे. लेकिन द सिटी स्कूल मियाँ वली का सबसे बेहतरीन इदारा समझा जा रहा था उस वक्त पे. तो मुझे शौक़ भी था कि मैं आगे बढ़ूँ. सो खैर मैंने अपने वालिद साहब से पूछा, उन्होंने कहा तुम्हें जो ठीक लगता है कर लो. और फिर मैंने वहाँ से सिटी स्कूल ज्वाइन किया और आज तक ऑलमोस्ट 18 साल से मैं सिटी स्कूल के साथ. और आपने एज ए टीचर स्टार्ट किया था, और ये जो प्रिंसिपल तक की जर्नी आसान जर्नी थी एकदम से, तो कब से आप ये इस में यहाँ पर आई हैं? अच्छा, अक्सर लोग मुझसे पूछते हैं कि आपने इतने सारे साल एक इदारे के साथ कैसे गुजार दिए. सो मैं उनको बताती हूँ कि उसमें बहुत ज़्यादा क्रेडिट इस इदारे को जाता है क्योंकि मैंने ज्वाइन किया था एज अर्ली ईयर टीचर. वहाँ से मेरा काम देखते हुए मुझे प्रमोशन मिल गई. 2 साल के बाद मैंने मिडिल सेक्शन ज्वाइन कर लिया. फिर 1-1.5 साल के बाद मैंने ओ लेवल्स को पढ़ाना शुरू कर दिया. और फिर मुझे मिडिल मैनेजमेंट में एक अपॉर्चुनिटी मिली. मैं सीनियर मिस्ट्रेस बन गई. फिर 2 साल के बाद हेड मिस्ट्रेस, वाइस प्रिंसिपल. सो वो जो जर्नी था ना उसमें एक इंटरेस्ट बना रहा क्योंकि जैसे ही मुझे लगता था कि अच्छा अभी 2 साल हो गए हैं, इस रोल की तो समझ आ गई है, अब चलें थोड़ा बैक सीट ट्राई करते हैं. सो एक नया चैलेंज आ जाता था और वो आता भी प्रमोशन की शक्ल में था. तो ज़ाहिर मोटिवेशन और मोरल भी हाई हो जाता था. तो ये मैं इस इदारे को क्रेडिट दूंगी कि इतनी लंबी एसोसिएशन का सेहरा खुद सिटी स्कूल के सर है क्योंकि वो मुसलसल सिखाते रहते हैं और सीखने वालों के लिए जो प्रोग्रेस के दरवाजे हैं वो हमेशा खुले रहते हैं इस इदारे में. बिल्कुल. मैं सीखने के हवाले से ही आपसे ये जानना चाहूँगी कि टीचर्स की ट्रेनिंग्स के हवाले से आप देखते हैं, आप खुद जिस स्कूल को हेड कर रही हैं, आपको अंदाज़ा होगा कि जब एक स्कूल में टीचर शुरू में न्यू आते हैं तो उनकी ट्रेनिंग, आपने भी बात की कि ट्रेनिंग नहीं होती कि क्या करना है, कैसे करना है. तो वो आपके स्कूल का कैसा निज़ाम है, इस बारे में हमारे सुनने वाले और देखने वालों को बताइएगा कि कितनी ज़रूरी है. और ये हम कहते हैं ना, न्यू टीचर्स को हम नहीं लेंगे, ये भी नहीं हो सकता. नए लोग आएंगे इस प्रोफेशन में, उनको इंकरेज करना चाहिए, लेकिन लर्निंग का जो प्रोसेस है आगे स्कूल के साथ उन टीचर्स का कैसा रहता है और क्या अपॉर्चुनिटीज़ होती हैं स्कूल की तरफ से? ये आपने बहुत अच्छा सवाल किया और क्योंकि ये मेरे दिल के बहुत करीब है टॉपिक, तो मैं थोड़ी सी डिटेल में आपको बताना चाहूँगी. देखिए, न्यू टीचर्स के साथ काम करने के अपने फ़ायदे हैं. न्यू बच्चियों के साथ स्टार्ट करने का एक बहुत बड़ा एडवांटेज ये है कि वो अपना कोई बैगेज नहीं लेके आ रहे. तो आप उनको अपने तरीके से मोल्ड कर सकते हैं, ट्रेन कर सकते हैं. और एक और फ़ायदा ये है कि वो फ्रेश आइडियाज़ के साथ आ रहे हैं, वो फ्रेश ब्लड के साथ आ रहे हैं, फ्रेश एनर्जी के साथ आ रहे हैं. सो द सिटी स्कूल में हम बहुत इनकरेज करते हैं और कभी भी सिर्फ इसलिए कि आप एक फ्रेशर हैं हम आपको नहीं चांस देंगे, ऐसा नहीं है. हाँ, स्क्रूटनी होती है और अगर उन बेंचमार्क्स पे कोई पूरा उतर जाता है हम ज़रूर उनको चांस देते हैं. और ये जो मैंने आपको अपना जर्नी बताया, इसमें अगर मैं वो सीढ़ियाँ चढ़ पाई हूँ तो उसका बहुत ज़्यादा क्रेडिट उस ट्रेनिंग को जाता है जो मुझे मुसलसल मिलती रही है. अब जब एज अ टीचर मैंने ज्वाइन किया तो एक इनिशियल टीचर ट्रेनिंग के नाम से एक कोर्स है और उसका नाम पहले उसका नाम PGCC हुआ करता था. सो 1 महीने का कोर्स था जो ज़रूरी था हर न्यू ज्वाइन
न्यूली ज्वाइन टीचर के लिए करना। सो हम वो किया। उसके बाद जब मैं ओ लेवल्स टीचिंग में गई तो कैम्ब्रिज ट्रेनिंग्स करवाई गई। उसके बाद मिडिल मैनेजमेंट के लिए प्रोफेशनल डेवलपमेंट फॉर सीनियर मिस्ट्रेस के नाम से एक कोर्स करवाया गया। फिर जैसे जैसे आगे बढ़ते गए जो रोल था उस रोल के अकॉर्डिंग प्रोफेशनल डेवलपमेंट की अपॉर्चुनिटीज़ प्रोवाइड की गई। और ये ज़रूरी नहीं है कि इन हाउस ट्रेनर्स ही हों, इंटरनेशनल वेल नोन पीपल, वेल नोन एजुकेशनिस्ट, कैम्ब्रिज यूनिवर्सिटी हो गई, यहाँ से हाईली प्रोफेशनल लोगों को बुला के हमें उनसे ट्रेन करवाया गया। तो अगर ये सिलसिला चल रहा है और अब तक अल्हम्दुलिल्लाह कामयाबी से चल रहा है तो उसका बहुत ज़्यादा क्रेडिट हमारे प्रोफेशनल डेवलपमेंट डिपार्टमेंट को जाता है। हमारे स्कूल से बहुत रेगुलरली लोग इंटरनेशनल यूनिवर्सिटीज़ में जाके भी सर्टिफिकेशंस करके आते हैं। सो ये तो बहुत ज़रूरी है। इट्स काइंड ऑफ लाइक सोल ऑफ द सिस्टम कि आपकी टीचर्स को ट्रेनिंग एक्सपोजर मिलते रहना चाहिए। और वन टाइम ट्रेनिंग इज़ नॉट इनफ। बिल्कुल। जिस हिसाब से दिन ब दिन तब्दीलियाँ आ रही हैं, पैराडाइम्स शिफ्ट हो रहे हैं, सो उसी हिसाब से उनको ट्रेन करना ज़रूरी है। बिल्कुल। और ये सिर्फ टीचिंग के लिए नहीं, हर प्रोफेशन में, जैसे हम मीडिया के प्रोफेशन को भी देखें तो मीडिया अब काफ़ी डेवलप हो रहा है, चीज़ें चेंज हो रही है, तो हमें उसके हिसाब से अपनी ट्रेनिंग्स भी उसी तरह करनी पड़ती हैं। हम खुद अभी तक ट्रेनिंग्स ले रहे हैं और आगे भी लेते रहेंगे। हमारे स्कूल का स्लोगन है आई एम टू लर्न। वेरी नाइस, या वेरी गुड, राइट, एंड ऑब्वियसली देयर इज़ नो फुल स्टॉप ओवर देयर, एंड इट्स अ कंटिन्यूअस जर्नी ऑफ लर्निंग दैट वी आर ऑन। और हमारा विजन का एक बहुत इम्पॉर्टेंट हिस्सा ये भी है कि वी शुड डेवलप आवर सिटीजन्स, आवर स्टूडेंट्स एज लाइफ लॉन्ग लर्नर्स। ट्रू, ताकि वो रेलेवेंट रहें, नो मैटर जो चैलेंजेस आते रहें, वो अपनी स्किल्स को, अपनी नॉलेज को अपग्रेड करके सोसाइटी में पॉजिटिवली कंट्रीब्यूट कर सकें। बिल्कुल। और ये लर्निंग का प्रोसेस जितना आगे बढ़ेगा उतनी आपकी नॉलेज बढ़ती जाती है और आपकी स्किल्स भी डेवलप होती जाती है। तो थोड़ा सा आपके स्कूल की तरफ भी हम आना चाहेंगे। 10 सिटी स्कूल की अगर हम बात करें तो इस वक्त तो आप बाहर निकले, आपको ख़ुद अंदाज़ा है एजुकेशन की फील्ड में बहुत सारे स्कूल्स अब चल रहे हैं, सबका अपना अपना एक तरीका कार है। तो आप अपने स्कूल को बाकी स्कूलों से कैसे देखती हैं, कितना डिफरेंट देखती हैं? मतलब अगर कोई इस वक्त हमें बच्चे या पेरेंट्स सुन रहे हैं तो उनके लिए आप क्या कहेंगे कि कोई अगर सोच रहा है कि मैंने स्कूल में जाना है तो सबसे बड़ी रीज़न क्या है कि मैं क्यों द सिटी स्कूल में आऊँ? आपने बिल्कुल दुरुस्त कहा कि आसपास बहुत ज़्यादा कंपटीशन है और उसको मेरा ख़्याल में हमें अंडरमाइन भी नहीं करना चाहिए, क्योंकि जितना कंपटीशन होता है उतनी अगर उसको पॉजिटिवली लिया जाए तो चीज़ें बेहतरी की तरफ जाती हैं। हर कोई ख़ुद को बेहतर करने में लगा रहता है। सो वो इकोसिस्टम पर्सनली मुझे पसंद है। बाकी इदारों से द सिटी स्कूल किस तरह से मुख्तलिफ है या E11 कैंपस के क्या वो स्पेशल फ़ीचर्स हैं जो मैं बताना चाहूँगी। तो इस इदारे में सबसे बड़ी बात यह है कि हम बच्चे की इंडिविजुअलिटी को कायम रखते हैं। ऐसा नहीं होगा कि आपका बच्चा आके लेट्स सपोज अगर 20 बच्चों की क्लास है तो उसमें एक हेड काउंट के तौर पे बैठा होगा। वी मेक श्योर कि बच्चे की इंडिविजुअल स्ट्रेंथ्स और उसके चैलेंजेस से हम लोग आगाह हों। उसकी टीचर मुकम्मल तौर पे उस बच्चे की पर्सनालिटी की समझ ले के उसके साथ काम करना शुरू करें। ठीक है। और ये सिर्फ छोटे बच्चों के साथ नहीं है, ये इवन जो हमारे पास कॉलेज है वहाँ पे भी वी आर वेरी पर्टिकुलर अबाउट दिस कि हम अपने बच्चों को एज इंडिविजुअल्स ट्रीट करें, चाहे वो उनके करियर चॉइसेस हैं, चाहे वो उनके एक्सपोजर अपॉर्चुनिटीज़ हैं, चाहे वो उनके डे टू डे के मसाइल हैं। बिल्कुल। उनको इंडिविजुअली ट्रीट करें। तो अगर आपका बच्चा सिटी स्कूल E11 कैंपस में आएगा तो वो हजूम का हिस्सा बन के खो नहीं जाएगा। उसकी इंडिविजुअलिटी को एक्नॉलेज किया जाएगा, प्रमोट किया जाएगा और जहाँ पे उसको हेल्प की, सपोर्ट की ज़रूरत है वो उसको प्रोवाइड की जाएगी। ऐसा ही होता है क्योंकि हम अगर 20 बच्चे हैं तो 20 बच्चे एक माइंड के साथ एक नहीं चलते और उन सब की अलग अलग, कोई किसी चीज़ में अच्छा होगा, कोई किसी और चीज़ में अच्छा होगा। तो ये चीज़ें बहुत मैटर करती हैं पेरेंट्स के लिए कि मेरा बच्चा जिस स्कूल में जाए तो उसको
उसकी पर्सनैलिटी के हिसाब से देखा जाए। अनफॉर्चुनेटली हमारे एजुकेशन सिस्टम में ये चीज़ें बहुत कम नज़र आती हैं, या बहुत कम स्कूल्स हैं जो इसकी तरफ तवज्जो देते हैं। रीज़न यही है कि बहुत सारे बच्चे एक क्लास में पढ़ रहे होते हैं। अगर 50 हमने ये भी देखें कि एक क्लास में 50 बच्चे भी हैं, 60 बच्चे भी हैं, तो उन 60 बच्चों को एक टीचर को हैंडल करना तो आसान काम नहीं है। तो टीचर्स की तरफ आएँ तो आप क्या समझती हैं कि अगर कोई टीचर बनना चाहता है या कोई टीचिंग के शोबे में आना चाहता है, तो टॉप 3 जो खुसूसियात हम जिनको कहें कि किसी के अंदर होनी चाहिए आपके नज़दीक, वो क्या हो सकती हैं? अगर फ़र्ज़ करें कोई सुन रहा है, कोई टीचिंग के शोबे को परस्यू करना चाहते हैं, तो आप उनको क्या मशवरा देती हैं? अच्छा, आपने और 2-3 चीज़ें बोली हैं, बट क्योंकि वरना तो बहुत सारी है लेकिन मैं आपको सिर्फ एक चीज़ बताऊंगी, और वो जैसे मैंने कहा कि जो हमारे सिटी स्कूल का मोटो है कि एक इंसान जिसमें सीखने की लगन है, ठीक है, हमारे लिए वो सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, ठीक है। अगर इफ़ देयर समबडी हु इज़ रेडी टू लर्न, तो सिखा हम आपको देंगे, आपको हम वो अपॉर्चुनिटीज़ भी प्रोवाइड करेंगे जो आपको अपने प्रोफेशन में बेहतर से बेहतर बना सकती हैं। लेकिन आप घर से बस आई एम टू लर्न का मोटो लेके आइए। हाँ, और हर गुजरने मैं अपने अक्सर जो न्यूली ज्वाइन टीचर्स होते हैं उनको एक बात कहती हूँ, और फर्स्ट मीटिंग में तो ज़रूर कहती हूँ कि बेटा 10 गलतियाँ करें, बट वो सब 10 की 10 नहीं होनी चाहिए। हाँ, जो 10 एक दिन कर दी है ना, वो अगले दिन अगली में सेम ना हो, रिपीट ना हो। हाँ, सो सीखें और बेहतर होते जाएं। बिल्कुल। और ये अगर आप अपॉर्चुनिटी देती हैं तो मेरे ख्याल में एक बड़ी बात है कि वरना आपको इतने पहले गलती पर ही खुदा हाफिज़ कह दिया जाए कि नहीं आपने गलती की, आपको आगे मौका नहीं मिलेगा। तो मौक़े देना भी ज़रूरी है ऐसे लोगों को जो रियल में सीखना चाहते हैं। गलतियाँ इंसान से होती रहती हैं, ये हम मॉनिटर भी करते हैं, सुपरवाइज भी करते हैं, वो मैकेनिज़म्स इन प्लेस हैं ताकि खुदा खास्ता ब्लंडर्स ना हो या कोई ऐसा डैमेज ना हो जाए जो इरिवर्सिबल हो। लेकिन वो एक सेफ इकोसिस्टम हम ज़रूर देते हैं जहाँ एक एस्पायरिंग टीचर आके अपना टैलेंट शो कर सके और बेहतर हो सके विद एवरी पासिंग डे। बिल्कुल। और पेरेंट्स और का जो आजकल रोल आपको क्या नज़र आ रहा है, ख़ासतौर पर स्कूल्स, जैसे आपके स्कूल के हम बात कर रहे हैं, तो वहाँ पर आप पेरेंट्स को कितना स्पेस देते हैं? आप मतलब इंटरफेरेंस तो नहीं होती, लेकिन कितना कंफर्टेबल होते हैं कि आपके बच्चे आपके पास छोड़ के जा रहे हैं और उनके साथ जो भी कम्युनिकेशन हो रही है या कोई भी किसी तरह का चैलेंज आ रहा है, तो उसको सॉल्व करने में पेरेंट्स का किरदार क्या होता है? अच्छा, पेरेंट्स, आई थिंक वी आर लकी। मैंने सिटी स्कूल के एक और कैंपस के साथ पहले काम किया है, और अभी भी मैं जिस कैंपस के साथ काम कर रही हूँ, यहाँ पेरेंट्स बॉडी अल्हम्दुलिल्लाह बहुत सपोर्टिव है, और आई थिंक जनरली होते भी हैं पेरेंट्स, क्योंकि जैसे मैंने कहा कि वो अपना सबसे कीमती असासा आपके पास छोड़ के जा रहे हैं, इट मीन्स वो आपको ट्रस्ट तो करते हैं। और कभी कभी ऐसे कॉम्प्लिकेटेड लूप्स में आप फंस भी सकते हैं जहाँ पे शायद जो आप कन्वे कर रहे हैं वो आगे समझ नहीं आ रहा, या जो पेरेंट्स की एक्सपेक्टेशन है आप कहीं उससे अलाइन नहीं कर पा रहे। सो उस तरह की सिचुएशंस डेवलप भी हो जाती। बट फिर आई थिंक उसमें एक ही चीज़ है कि कीप एन ओपन डोर पॉलिसी। आपके पेरेंट को ये ट्रस्ट होना चाहिए कि जब मैं अपना कोई प्रॉब्लम, कोई चैलेंज लेकर स्कूल में दाखिल होऊंगा तो मुझे सुना जाएगा और मेरे साथ मिलके उसका हल निकाला जाएगा। सो हम पेरेंट्स को वो ट्रस्ट देते हैं कि वी आर नॉट सिटिंग ऑन द अदर साइड ऑफ द टेबल। इनफैक्ट जो जिन प्रिंसिपल के साथ काम करना है पेरेंट्स के साथ, जिन प्रिंसिपल के साथ मैंने अभी लेटली काम किया, तो उनकी एक चीज़ मैंने पिक की, वो मुझे बहुत अच्छी भी लगी कि जिस तरह से कोई पेरेंट परेशानी में उनके ऑफिस में जब कभी आया तो सबसे पहले अपनी सीट छोड़ के आके पेरेंट्स के साथ बैठ गए। एंड इट वॉज अ हिडन मैसेज कि भाई मैं आपको वहाँ से नहीं सुन रही, मैं आपके साथ ही हूँ, आपके लेवल पे आके आपको सुन रही हूँ। सो वो ट्रस्ट जब पेरेंट्स को मिलता है ना, तो वो ग्रेजुअली फिर आप उनकी बात समझ लेते हैं, आप उनको अपनी बात समझा पाते हैं,
और ये तो जॉइंट एफर्ट ही है। बिल्कुल ऐसा ही है, अकेले तो ये काम नहीं चल सकता। ना मैं हम कहती कर हूँ इसमें सकते ना पेरेंट्स का भी एफर्ट डालना ज़रूरी है, क्योंकि बिल्कुल। बाज़ औक़ात ये होता है ना कि हम सारा कुछ स्कूल के ऊपर छोड़ देते हैं। मैं कहती हूँ मेरा बच्चा चला गया, बस ये सारी स्कूल की ज़िम्मेदारी है, उसी ने ही सारा कुछ करना है, स्कूल ने ही मेरे बच्चे को जो जो चीज़ें हैं उन्होंने करके देनी है, और अपने एफर्ट्स हम नहीं डालते। तो उन पेरेंट्स के लिए आप क्या मैसेज देंगे कि ये क्या राइट है ये कहना? यहाँ मैं पेरेंट्स को बेनिफिट ऑफ डाउट इसलिए देना चाहूँगी क्योंकि यूजुअली जिन पेरेंट्स से हम डील कर रहे हैं और जहाँ पे हम ऑपरेट कर रहे हैं जिस शहर में, यहाँ पे यूजुअली बोथ पेरेंट्स आर वर्किंग। सो क्योंकि मेरे भी यही सिचुएशन है, माई सेल्फ एंड माई हस्बैंड वी बोथ आर वर्किंग, सो मुझे बहुत अच्छे से समझ आती है कि एट टाइम्स आप जेन्युइनली उतना इन्वॉल्व नहीं हो पाते जितना आप होना चाहते हैं, लेकिन टाइम निकालना चाहिए। और मैं तो पेरेंट्स को कहती हूँ कि आप हमें चेक करने के लिए टाइम निकालें, वंस इन अ वीक बच्चे के रिव्यू करें, नोट बॉक्स उनकी डायरी देखें, उनसे उनके स्कूल लाइफ की बात करें, पूछें। अच्छा अब ये जो हालिया जनरेशन्स है ना, क्योंकि बच्चे की विजुअल लर्निंग बहुत ज़्यादा है और बहुत ज़्यादा बच्चे अब उस तरह से सोशलाइज नहीं करते क्योंकि उनकी सोशल मीडिया लाइफ इज़ सो हैपनिंग, तो बच्चा घर जाके उतना कम्युनिकेट भी नहीं करता अपनी स्कूल लाइफ। सिमिलरली बड़ों के साथ जी, सिमिलरली आई रिमेम्बर हम घर की बहुत सारी बातें एक्साइटमेंट में जाके अपने टीचर्स को बताया करते और स्कूल की घर में बताते थे लेकिन ये बच्चे ऐसे नहीं करते। सो इस सिचुएशन में इनके साथ बहुत ज़रूरी है कि स्कूल और पेरेंट्स के दरमियान में ओपन कम्युनिकेशन मुस्तकिल रहनी चाहिए। उसके लिए फिर वी अंडरस्टैंड कि हर कोई हर वक्त नहीं अवेलेबल हो सकता, फिर हम कोशिश करते हैं कि हम ऐसे ऑप्शंस एक्सप्लोर करें जहाँ पे हम कम्युनिकेट कर दें, पेरेंट्स उसको अपनी ईज़ पे जब उनके पास टाइम हो उस सर्कुलर को गो थ्रू कर दें या उस मैसेज को सुन लें। ठीक है। और अगर हम बच्चों की तरफ आएँ और ख़ास तौर पर आजकल के जो बच्चे हैं, आपने भी बात की बच्चों के हवाले से कि बहुत ज़्यादा इनका एक्सपोजर है टेक्नोलॉजी और आईटी या सारा मतलब जो मीडिया देख रहे हैं सब कुछ इनके पास ऑलरेडी मौजूद हैं, तो इन बच्चों का सबसे बड़ा चैलेंज, आप जिस जगह बैठी हैं वहाँ से आपको क्या नज़र आता है कि क्या चैलेंज है इनका सबसे बड़ा? अच्छा, इनके चैलेंज की बात करने से पहले ना मैं इनको अप्रिशिएट करना चाहूँगी इन बच्चों को कि दे आर लाइक रियली इन्फॉर्म्ड जनरेशन अनलाइक अस। हाँ, हमसे बेहतर तौर पे। हाँ, इनको बहुत पता है बाय वर्चू ऑफ द एक्सपोजर जो इनको मिलता है थ्रू सोशल मीडिया, इनको काफ़ी चीज़ें पता हैं और ये बहुत सेल्फ अवेयर भी हैं। इनको अपने बारे में भी बहुत कुछ पता है कि मेरे अंदर किस लेवल का पोटेंशियल है, मैं क्या कुछ करने के अभी से काबिल हूँ, तो ये कुछ अच्छी बातें भी हैं। हाँ, एक चैलेंज जो है वो ऑब्वियसली कंसंट्रेशन स्पैन का है। अब किताबों में या नोटबुक्स में उस लेवल की अगर विजुअल लर्निंग नहीं है तो वहाँ पे उनको इंगेज रखना सबसे बड़ा चैलेंज है। दूसरा, बच्चे को कन्विंस करना, क्योंकि अभी जो टीचर पढ़ा रही है उसका एक ऑल्टरनेटिव बच्चे को पता है कि घर जाके मेरे टैब में मैं देख लूँगा, हाँ चैट जीपीटी से देख लूँगा, गूगल से देख लूँगा। बच्चे को पता है मेरे पास अब ऑल्टरनेटिव्स बहुत ज़्यादा है एज़ कम्पेयर टू आस, जहाँ हमें पता था भाई क्लास में जो टीचर ने बताया बहुत गौर से सुनना है, नोट्स लेने, ट्यूशन्स अम्मा अब्बा रखवा के नहीं देंगे तो यही से पढ़ के जाना, कुछ यही है। तो वो जो ईज़ और एक्सेस बच्चे को मिल रही है उसकी वजह से एट टाइम्स उसको वो उस को वैल्यू नहीं कर पाता जो टीचर उस वक्त रियल टाइम में क्लास में बता रही होती। सोच रहा होगा मैं घर जाके खुद भी देख सकता हूँ, खुद भी कर सकता हूँ। बिल्कुल। तो उसमें टीचर का फिर जो जॉब है वो पढ़ाने के साथ साथ बच्चे को इंगेज रखने, स्टाइल उनको अपना टीचिंग स्टाइल चेंज करना पड़ता, क्योंकि इन्फॉर्मेशन तो ऑलरेडी है उनके पास, बच्चों के पास भी है, टीचर के पास भी है, बट बच्चों को अपने साथ इंगेज रखना उस टाइम में जितनी देर क्लास हो रही है, एक बच्चा बोर ना हो, ये ना कहे कि मुझे ऑलरेडी पता नहीं, मैंने नहीं सुना, मैं क्यों बैठा हूँ यहाँ पर। बहुत बड़ा चैलेंज है। सो बच्चों को हुक रखना, अब टीचर के पास वो स्किल भी होने ज़रूरी है।
एक एक्स्ट्रा उसमें ऐड ऑन हो गया बहुत लंबी चीज़ें लिस्ट बनती जा रही है। तो थोड़ा सा हम दोबारा से, क्योंकि हमने बहुत सारी एजुकेशन की बात की, आपकी जर्नी की भी बात की, क्योंकि ज़ाहिर है आप एक माँ भी हैं, एक घरेलू घर में भी आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ कुछ हैं, तो वर्किंग खातून होना और एक घरेलू घर के जो जिम्मेदारियाँ उनको संभालना, वो कैसे आप मैनेज करती हैं? थोड़ा अपने पर्सनल लाइफ, अपनी फैमिली लाइफ अगर आप शेयर करना चाहिए। ज़रूर। अच्छा, उसमें वैसे कहते हैं हर कामयाब मर्द के पीछे एक औरत का हाथ है। यहाँ पे उल्टा है यहाँ पे उल्टा है, या फिर यहाँ पे मेरा ख्याल में दोनों बातें ठीक है, क्योंकि मेरे हस्बैंड भी माशाल्लाह वो ही इज़ अ सक्सेसफुल प्रोफेशनल, ही इज़ अ डॉक्टर, और मैं एजुकेशन की फील्ड में हूँ। तो घर कामयाबी से मैनेज करना, या इवन हम दोनों का अपनी जॉब्स को कामयाबी से मैनेज करना, इट्स लाइक म्यूचुअल एफर्ट। मैं वो क्रेडिट खुद नहीं ले सकती, और मेरा ख्याल में सेम गोज़ फॉर माय हस्बैंड कि वो अकेले आप वो नहीं कर सपोर्टिव सकते हैं एक दूसरे के साथ जब भी वो चीज़ें चल बिल्कुल, रही हैं। ये मिलजुल के होता है काम। और एक चीज़ जो मेरी सिचुएशन में जिसके लिए मैं बहुत शुक्रगुजार हूँ, जो मुझे बहुत ज़्यादा हेल्प करती है, कि हमारे को डिफाइंड रोल्स नहीं है, कि मेरे हस्बैंड को ये नहीं है कि अच्छा नाश्ता इन्हीं ने बनाना है और मैंने सिर्फ नाश्ता करना है। अगर वो जल्दी उठ जाते हैं, वो आराम से नाश्ता बना देते हैं। सिमिलरली मैंने ये रिस्पॉन्सिबिलिटी उन पे नहीं डाली हुई कि ग्रोसरीज आपने ही लानी है। अगर मैं जल्दी फारिग हो जाऊँगी तो मैं ग्रोसरीज कर लूँगी। तो मिल मिला के ही है, इट्स अ म्यूचुअल एफर्ट अल्हम्दुलिल्लाह। और बच्चे कितने सपोर्टिव है इस माहौल में? बच्चे, आई हैड माई फर्स्ट बेबी लास्ट ईयर, तो वो भी अभी सिर्फ 1 साल के। वो तो अभी फिर ये लंबी जर्नी है बच्चों को बड़ा करना। तो बाकी ही इज़ लाइक अल्लाह की बहुत मेहरबानी है कि लेकिन बच्चों के साथ भी आपकी जो जॉब और घर को मैनेज करना मुश्किल हो जाता है। जब बच्चों से पहले की लाइफ थोड़ी डिफरेंट होती है, लेकिन बच्चों के आने के बाद लाइफ चेंज हो जाती है, बहुत ज़्यादा चेंज हो जाती है, और आप बार बार ख़ुद को क्वेश्चन करते हैं कि इतने छोटे बच्चे को छोड़ के जा रही हूँ, किस पे ट्रस्ट करूँ, कहाँ छोड़ूँ। तो ये बहुत सारे सवाल हैं जो अभी तक, हालांकि माशाल्लाह अभी वो 3 जुलाई को 1 साल के हुए हैं, वो मैं रोज़ाना पूछती हूँ अपने आप से, और फिर मैं रोज़ाना गेज भी करती हूँ कि कहीं ऐसा तो नहीं है कि मैं कुछ मिस कर रही हूँ, कहीं ऐसा तो नहीं है कि कहीं मुझसे कोई कमी रह रही है। सो मेरा ख्याल में वो इनबिल्ट है, वो एक माँ के दिल के लिए, दिमाग के लिए वो जो अलार्म है ना, वो बजता ही रहता है, वो कभी बंद नहीं होता। आप जहाँ पे भी होंगे आपके माइंड में वो टिक 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 हो रहेगी अपने बच्चों को लेके। थोड़ा सा ये भी आपसे हम जानेंगे कि आपने बात की थी कि जब हम वैसे ऑफ द रिकॉर्ड जब हम बात कर रहे थे, तो आपने रेडियो का भी जिक्र किया था थोड़ा सा। अब तो इस प्रोफेशन में आने से पहले आपका कोई एक्सपीरियंस रहा रेडियो का, वो हमारे सुनने और देखने वालों के साथ शेयर करना चाहिए। जी ज़रूर। अच्छा, रेडियो का मैंने आपको बताया मैं मियांवाली में रहा करती थी, तो वहाँ पे रेडियो पाकिस्तान की शुरुआत हुई, और क्योंकि हमारा कोई इतना बहुत बड़ा शहर नहीं है, तो हम इन चीज़ों को लेके ना बहुत ज़्यादा एक्साइटेड हो जाते हैं। तो वही एक्साइटमेंट थी जिसमें जाके ऑडिशन दिया कि देखें हमारी भी प्रोग्राम रेडियो पे आएंगे और घर वाले सुनेंगे। बड़ी बात हुआ करती थी। जी बिल्कुल। जैसे मुझे भी अपना याद आते ना, तो हम कहते यार रेडियो में जा रहे हैं, बहुत बड़ी बात है। बिल्कुल। तो बस इसी शौक में जाके ऑडिशन दिया और वो क्लिक कर गया। शायद उसका एक रीज़न अब मुझे लगता है ये भी था कि चॉइस कम थी ना मियांवाली में, शायद वो थोड़ा टाइम लगता है फिर चीज़ों को इस्टेब्लिश होने में, स्पेशली व्हेन इट कम्स टू फीमेल, तो थोड़ा टाइम लगता है एक्सेप्टेंस आने में। तो शायद वो चॉइस भी कम थी तो उन्होंने कहा अच्छा ठीक है आप आ जाए। तो वो मैंने ज्वाइन किया। वीकेंड के प्रोग्राम्स होते थे, क्योंकि मैं ऑलरेडी जॉब करी थी तो वीकडेज़ में मैं जा नहीं सकती थी। सो उसमें कुछ मुख्तसर अरसे मैंने कुछ सेगमेंट्स किए, जो बहुत अच्छा एक्सपीरियंस रहा। और स्पेशली जो उर्दू तलफ़ुज़ है और ठहराव है, जो आज मुझे लग रहा है कि अभी भी मैं रेडियो के हिसाब से थोड़ा तेज़ ही बोल रही हूँ, तो वो वहाँ पे उसकी ट्रेनिंग रही और जो बाद में काफ़ी काम आई। बिल्कुल। और आपने सोचा नहीं कभी कि ज़िंदगी में वापस से रेडियो की तरफ आना भी चाहिए? अभी तो जैसे मैंने आपको बताया ना, मेरा जो एजुकेशन में जर्नी जा रहा है मैं उसको बहुत एंजॉय कर रही हूँ,
और आगे मेरा इरादा है कि मैं बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्गली फील भी करती हूँ और मैं कन्विंस भी हूँ फॉर टीचर्स ट्रेनिंग और उसकी इम्पोर्टेंस। सो वही मैं फ्यूचर में करना चाहूँगी। चाहे वो वॉल्टियर टीचर्स ट्रेनिंग है, चाहे वो किसी भी नौइयत की टीचर्स ट्रेनिंग है, जहाँ पे टीचर्स को उस अपने प्रोफेशन के शुरू के हिस्से में वो कॉन्फिडेंस देना, वो समझ देना कि वो जाके बहुत ज़्यादा हिट एंड ट्रायल उनको ना करना पड़े। तो वो मेरा एक पैशन प्रोजेक्ट है। और एंड यू नेवर नो, एज दे से नेवर, तो हो सकता है। मैं आपसे यही पूछना चाह रही थी कि अगले 5 साल में आप खुद को कहाँ देखती हैं? तो कुछ चीज़ें तो आपने बताई, कोई और चीज़ ऐड करना चाहें इसमें? उसमें प्रोफेशनली तो जैसे मैंने आपको बताया, यही एक चीज़ है जो मैं करना चाहूँगी, जिसके लिए कुछ प्लानिंग चल भी रही है। उसके अलावा बहुत ज़रूरी है, एज दे से चैरिटी बिगिंस एट होम, तो अपनी सेहत का ख़्याल रखना, अपनी मेंटल वेलबींग का ख्याल रखना। इन द ईरा ऑफ द सोशल मीडिया, देखिए हम बच्चों की बहुत बात करते हैं कि बच्चे उससे इफ़ेक्ट हो रहे हैं, मेरा ख्याल में सारे बड़े भी हो रहे हैं, हम भी इक्वली इफ़ेक्टेड हैं, स्पेशली हम बीइंग मिलेनियल्स, वो जनरेशन जिसको ये बाय डिफ़ॉल्ट नहीं मिला, जिसने ट्रांजिशन किया है इस फेज़ में जहाँ सोशल मीडिया है और इतना एक्सपोजर है, तो हम भी उससे इफ़ेक्ट हुए हैं। सो अपने फिज़िकल मेंटल वेलबींग का ख्याल रखना, एंड मोस्ट इम्पॉर्टेंटली अपने जो माशाल्लाह 1 साल का विषय ज़्यादा है, तो मुझे लगता है मुझे दोबारा से अपने क्लास टीचर वाले मोड में वापस जाना वो हर पेरेंट को जाना पड़ता है। जब आपके अपने बच्चे होते हैं तो आपको लगता है यार मेरी तो अभी से दोबारा से शुरू होगी, स्कूल लाइफ आपकी शुरू हो जाती है वहीं से, स्टार्ट से लेके दोबारा एंड तक। एक दफ़ा फिर आप पूरा अपना एक प्रोसेस दोहराते हैं। सो उसके लिए मैं बहुत एक्साइटेड हूँ उनके साथ वो जर्नी दोबारा से लिव थ्रू करने के लिए इंशाल्लाह। हाँ, एक और चीज़ इसके लिए बहुत ज़्यादा पैशनेटली मैं फ़ील भी करती हूँ, हमारा एज द स्कूल दैट आई एम रनिंग, हम उसके टुवर्ड्स काम भी करते रहे हैं, मज़ीद भी करना चाहेंगे। इट्स लाइक ग्रोइंग मोर ट्रीज़, कि अगर एक चीज़ आप करना चाहते हैं इस दुनिया के लिए, वो ये है कि दरख्त मत काटें और मज़ीद दरख्त लगाएं, कहीं भी लगाएं, दैट्स रिगार्डलेस, चाहे आप अपने कंपाउंड में लगाएं, अपने घरों में लगाएं, अपने पार्क्स में, माहौल को साफ रखें आप, बिल्कुल। बल्कि मैं यहाँ पे कोट करना चाहूँगी कि लास्ट सेशन में हमारा टारगेट था 1000 ट्रीज प्लांट करने का, और ये बच्चे मिलके आपके साथ लगाते हैं। वेरी नाइस। बच्चों को अभी से उसकी तरफ लगाना भी ये बहुत ज़रूरी है। बिल्कुल। सो हमने E11 और D12 की ग्रीन बेल्ट्स में CDA के साथ मिलके हमने 1000 पौधा लगाया, और इंशाल्लाह अभी मानसून सीज़न ऑन है, तो जैसे ही बच्चे वापस आते हैं समर हॉलीडेज से, तो हम दोबारा उसकी तरफ लेके जाएंगे। इस बार हमारा इरादा 2000 मज़ीद पौधे लगाने का। ज़बरदस्त। और उनको उनकी टेक केयर भी करना। जी बिल्कुल। हाँ, बच्चों को मैं खुद इस चीज़ से गुजरी, मेरी अपनी एक बेटी है माशाल्लाह से 11 साल की अभी हुए, तो उनके स्कूल का भी यही सिस्टम था कि एक बच्चे को एक दरख्त या एक पौधा असाइन करना, और उस बच्चे ने उस पौधे का ख्याल रखना है। तो जब भी जाती हूँ तो मैं देखती हूँ वहाँ पे टेक नाम लगा हुआ है, तो वो उस दरख्त के पास जाती हूँ, फील करती है कि मेरा दरख्त है, उसको ख्याल रखती है। इसी तरह बच्चा जब ऑन करता है किसी चीज़ को तो उसका ख्याल रखता है। तो ये बहुत अच्छी बात है कि आप बच्चों को नेचर को प्रोटेक्ट करना, दरख्त लगाएंगे तो आज हम लगाएंगे तो कल को हम एक अच्छी हवा में सांस ले सकेंगे। अदरवाइज़ तो ये जो हालात हैं, जो क्लाइमेट चेंज जिस तरह अभी हम देख रहे हैं, तो मुस्तकबिल में बहुत बुरे हालात होने वाले हैं। तो हम अपने बच्चों को यही चीज़ें सिखाएं, अभी से उनको आदत डालें, पानी ज़ाया करने से बचाएं, दरख्त लगाने के बारे में, माहौल को साफ़ रखने के बारे में। तो अच्छी डिस्कशन रही आपसे, बहुत मज़ा आया। बातें तो बहुत सारी और भी हैं, लेकिन वही बात है कि सुनने वालों को हम फिर कभी मौका देंगे कि हम दोबारा से आपके साथ एक नशिस्त रखें और डिस्कशन करें। लास्ट मैसेज जो हमारे जो पेरेंट्स हैं या जो हमारे टीचर्स सुन रहे हैं या फ्यूचर टीचर्स अगर हमें सुन रही हैं, देख रही हैं, तो उनके लिए आपका क्या होगा? मेरे ख्याल में मैं इस इंटरव्यू में 2-3 बार पहले भी कह चुकी हूँ कि अपने अंदर जो सीखने की जस्तजू है उसको मरने मत दें, ज़िंदा रखें, और ये मत सोचें कि अच्छा एक दिन आएगा जब मैं ये बहुत बड़ी डिग्री स्टार्ट करूँगा या करूँगी, या एक दिन आएगा जब मैं इस दुनिया की सारी किताबें पढ़ लूँगी, या मैं कोई बहुत महंगी सर्टिफिकेशन करूँगी।
इट कैन बी एब्सोल्युटली एनीथिंग जो आप अपने घर में बैठ के सीख सकते हैं। सो अपनी स्किल सेट को, अपनी पर्सनालिटी को, अपनी नॉलेज को मुसलसल अपग्रेड करते रहें, क्योंकि इस अभी जो वर्ल्ड ऑर्डर बन गया हुआ है इसमें सरवाइव करने का यही एक तरीका है कि आपको रेलेवेंट भी रहना है और आपको कंट्रीब्यूट भी करना है, पॉजिटिवली कंट्रीब्यूट करना है। So, ये मेरा मैसेज है। थैंक यू सो मच। मरियम अफशा साहिबा हमारे साथ मौजूद थी, द सिटी स्कूल की प्रिंसिपल हैं। उन्होंने अपनी जर्नी हमारे साथ शेयर की और आपकी वही आखिरी बात से मैं भी एग्री करती हूँ कि जब आप लर्निंग का प्रोसेस रोक देते हैं तो आप अंदर से मतलब खाली हो जाते हैं। इंसान जब से कहते हैं ना पैदाइश से लेकर कब्र तक हमें सीखने का अमल जारी रखना चाहिए और इसी चीज़ को अगर आप अपनी ज़िंदगी का हिस्सा बनाते हैं तो आपके लिए बहुत सारी आसानियाँ भी होती हैं। और अब फ्यूचर जो है, अब बहुत सारी नई चीज़ें एआई के बाद और बहुत सारा अभी चेंज होता जा रहा है। अगर हम कहें कि नहीं ये मेरे काम का नहीं है, मैंने नहीं सीखना, तो आप बहुत पीछे रह जाएंगे। अपने आप को एडवांस टेक्नोलॉजी, एडवांस चीज़ों की तरफ लेकर जाएं और ख़ास तौर पर जो प्रोफेशन टीचिंग का है उसमें तो ये बहुत ज़रूरी है। तमाम शोबे इससे खाली नहीं हैं, बट आप जो लोगों का, बच्चों का फ्यूचर बना रहे हैं तो उनके लिए भी बहुत ज़रूरी है। तो निखत अमान आपसे इजाज़त चाहेंगे पावर 99 इस्लामाबाद के स्टूडियो से। फिर कभी किसी और मेहमान के साथ आपसे फिर मुलाकात होगी। पाकिस्तान जिंदाबाद।